चलिए हम देखते हैं साइंस के एनसीईआरटी क्लास 10 के 5 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है जीव प्रक्रम। देखेंगे हम जीव तथा अजीव यानी सजीव तथा निर्जीव में कैसे अंतर स्पष्ट करते हैं। यदि हम कुत्ते को दौड़ते हुए देखते हैं या गाय को जुगाली करते हुए देखते हैं अथवा गली में एक इंसान को जोर से चीखते हुए देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये सजीव है। यदि कुत्ता, गाय या इंसान सो रहे हो तो क्या तब भी यह यही सोचेंगे कि ये सजीव है। लेकिन हम यह कैसे जानेंगे कि हम उन्हें सांस लेते दिखते हैं या जान लेते हैं कि वे सजीव है। पौधे के बारे में हम कैसे जानेंगे कि वे सजीव है। हम में से कुछ कहेंगे कि वे हरे दिखते हैं, लेकिन उन पौधों के बारे में क्या कहेंगे जिनकी पत्तियां हरी न होकर अन्य रंग की होती है। वे समय के साथ वृद्धि करते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि वे सजीव है। दूसरे शब्दों में हम सजीव के सामान्य प्रमाण के तौर पर कुछ गतियों पर विचार करते हैं। ये गतियाँ वृद्धि संबंधी या अन्य हो सकती है, लेकिन वह पौधा भी सजीव है जिनमें वृद्धि परिलक्षित नहीं होती। कुछ जंतु सांस तो लेते हैं, परंतु जिनमें गति स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, वे भी सजीव है। अतः दिखाई देने वाले गति जीवन के परिभाषित लक्ष्य के लिए पर्याप्त नहीं है। अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गतियाँ आंखों से दिखाई नहीं देते। उदाहरण के लिए अणुओं की गतियाँ। क्या यह अदृश्य आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है? यदि हम यह प्रश्न किसी व्यवसायी जीव विज्ञान से करें तो उसका उत्तर सकारात्मक होगा। वास्तव में विषाणु के अंदर आणविक गति यानी जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं होती है। अतः इसी कारण यह विवाद बना हुआ है कि वे वास्तव में सजीव है या नहीं। जीवन के लिए आणविक गतियाँ क्यों आवश्यक हैं? पूरे कक्षाओं में हम यह देख चुके हैं कि सजीव की संरचना सुसंगठित होती है। उनमें ऊतक हो सकते हैं, ऊतकों में कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं में छोटे घटक होते हैं। सजीव की यह संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है। यदि यह व्यवस्था उठती है तो जीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। अतः जीवों के शरीर को मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सभी संरचनाएं अणु से बनी होती है। अतः उन्हें अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए। सजीवों में अनुरक्षण प्रक्रम कौन से हैं? आइए खोजते हैं। जैव प्रक्रम क्या है? तो जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए। यह उस समय भी चलता रहता है जब वे कोई विशेष कार्य नहीं करेंगे। जब हम सो रहे होते हैं अथवा कक्षा में बैठे होते हैं, उस समय भी यह अनुरक्षण का काम चलता रहना चाहिए। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं, क्योंकि छठी तथा टूटा फूटा रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है। इसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है, इसलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। और इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। यदि जीव में शारीरिक वृद्धि होती है तो इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है। अतः अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन आधारित है और इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विविध जीव भिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रमों को प्रयुक्त करते हैं। चूंकि पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है, अतः ऊर्जा के ये बाह्य स्रोत विविध प्रकार के हो सकते हैं। शरीर के अंदर ऊर्जा के इन स्रोतों के विघटन या निर्माण की आवश्यकता होती है, जिससे ये अंततः ऊर्जा के एक समान स्रोत में परिवर्तित हो जाना चाहिए। यह विभिन्न आणविक गतियों के लिए एक विभिन्न जीव उस शरीर के अनुरक्षण तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं के निर्माण में उपयोगी है। इसके लिए शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला की आवश्यकता होती है। उपचयन, अपचयन, अभिक्रियाएं अणुओं के विघटन की कुछ सामान्य रासायनिक युक्तियां हैं। इसके लिए बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। एक कोशिकीय जीव की पूरी तरह पर्यावरण के संपर्क में रहती है, अतः इन्हें
हैं भोजन ग्रहण के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए या वर्ज्य पदार्थ के निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब जीव के शरीर का आकार बढ़ता है तथा शारीरिक अभिकल्प अधिक जटिल हो जाता है तब क्या होता है? बहुकोशीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं आ सकती, अतः साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। हम पहले भी देख चुके हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न अंग विशिष्टीकृत हो जाते हैं। हम इन विशिष्ट ऊतकों से तथा जीव के शरीर में उनके संगठन से परिचित है। अतः इनमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण भी विशिष्टीकरण ऊतकों का कार्य है, परंतु इससे एक समस्या पैदा होती है। यद्यपि भोजन एवं ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा ही होता है, परंतु शरीर के सभी भागों को उनकी आवश्यकताएं होती है। इस स्थिति में भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहन तंत्र की आवश्यकता होती है। जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होती है, तब ऐसे उपोत्पाद भी बनते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोग होती है बल्कि वे हानिकारक भी हो सकते हैं। इन अपशिष्ट उत्पादकों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। इस प्रक्रम को हम उत्सर्जन कहते हैं। यदि बहुकोशिकीय जीवों में शरीर अभिकल्पना के मूल नियमों का पालन किया जाता है तो उत्सर्जन के लिए विशिष्ट ऊतक विकसित हो जाएगा, और इसका अर्थ है कि परिवहन तंत्र की आवश्यकता अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से इस उत्सर्जन ऊतक तक पहुंचाने की होगी। आइए हम जीवन का अनुरक्षण करने वाले आवश्यक प्रक्रमों के बारे में एक एक करके विचार करते हैं। प्रश्न उठना है, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूर्ति करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है? और दूसरा है, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? तीसरा प्रश्न है, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? और चौथा प्रश्न है, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों की आवश्यकता मानेंगे? पोषण देखते हैं। जब हम टहलते हैं या साइकिल की सवारी करते हैं तो हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। उस स्थिति में भी जब हम कोई आभासी क्रियाकलाप नहीं कर रहे हैं, हमारे शरीर में क्रम की स्थिति के अनुरक्षण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण आदि में हमें बाहर से भी पदार्थ की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा का स्रोत तथा पदार्थ जो हम खाते हैं वह भोजन है। सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य आवश्यकताएं समान है, लेकिन इनकी आपूर्ति भिन्न विधियों से होती है। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये जीव सपोषी हैं, जिसमें सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु है। अन्य जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य है ताकि ये जीव के संरक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। इसे प्राप्त करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, उन्हें एंजाइम कहते हैं। अतः विषमपोषी उत्जीविका के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी पर आश्रित होते हैं। जंतु तथा कवक इसी प्रकार के विषमपोषी जीवों में सम्मिलित हैं। स्वपोषी पोषण देखें तो स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूर्ति होती है। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से ली पदार्थ को ऊर्जा संचित रूप से परिवर्तित कर देते हैं। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। अगले अनुभाग में हम अध्ययन करेंगे कि यह कैसे होता है। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं, उन्हें मंड के रूप में संचित कर दिया जाता है। यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा तथा पौधा द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाएगा। कुछ इसी तरह की स्थिति हमारे अंदर भी देती है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन में प्रयुक्त ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में
ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में वास्तव में क्या है और इस प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती है। पहला, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। दूसरा है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। यह आवश्यक नहीं है कि ये चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो। उदाहरण के लिए मरुभूमि पौधे इस रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पादन बनाते हैं और दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं। आइए हम देखें कि उपर्युक्त अभिक्रिया का प्रत्येक घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए किस प्रकार आवश्यक है। यदि आप ध्यानपूर्वक एक पत्ती की अनुकाट का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करेंगे तो आप नोट करेंगे कि कुछ कोशिकाओं में हरे रंग की बिंदु दिखाई देती है। ये हरे बिंदु एक कोशिकांग है जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं और इन्हें क्लोरोफिल होता है। आइए हम एक क्रियाकलाप करें जो दर्शाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। क्रियाकलाप में है गमले में गला एक सबलीत पत्ती। उदाहरण के लिए मनी प्लांट या क्रोटन का पौधा लीजिए और पौधे को 3 दिन अंधेरे कमरे में रखिए ताकि उसका संपूर्ण मंद प्रयुक्त हो जाए। अब पौधों को लगभग 6 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रखिए और पौधे से एक पत्ती तोड़ लीजिए। इसमें हरे भाग को अंकित करिए तथा इन्हें एक कागज पर टेस्ट कर लीजिए और कुछ मिनट के लिए इस पत्ती को उबलते पानी में डाल दीजिए। इसके बाद इसे अल्कोहल से भरे बीकर में डुबा दीजिए और इस बीकर को सावधानी से जल उष्मक में रहकर तब तक गर्म कीजिए जब तक कि अल्कोहल उबलने न लगे। पत्ती के रंग का क्या होता है, विलयन का रंग कैसा हो जाता है। अब कुछ मिनट के लिए इस पत्ती को आयोडीन के तनु विलयन में डाल दीजिए। पत्ती को बाहर निकालकर उसके आयोडीन को धो लीजिए और पत्ती के रंग जैसे चित्र में यहाँ 5.2 में दिया गया है अवलोकन कीजिए और प्रारंभ में पत्ती का जो ट्रेस किया गया है इसकी साथ तुलना करिए और पत्ती के विभिन्न भागों में मंद की उपस्थिति के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यहाँ पत्ती का रंग दिए गए हैं। सबलित पत्ती मंद परीक्षण से पहले और मंद परीक्षण के बाद के दिया गया है AB में करके। अब हम अध्ययन करेंगे कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। क्लास 9 में हमने रंध्र की चर्चा की थी जो पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान उन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है, लेकिन यहाँ यह जानना भी आवश्यक है कि गैसों का आदान प्रदान तने जड़ और पत्तियों की सतह से भी होता है और इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है। अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तब पौधे इन छिद्रों को बंद कर देते हैं और छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाते हैं और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती है तो छिद्र बंद हो जाता है। क्रियाकलाप देखें तो लगभग समान आकार के गमले में गले 2 पौधे लीजिए और 3 दिन तक उन्हें अंधेरे में कमरे में रखिए और अब प्रत्येक पौधे को अलग अलग कांच पट्टियों पर रखिए और एक पौधे के पास वाच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। चित्र 5.4 के अनुसार दोनों पौधों को अलग अलग बेलजार से ढकेल दीजिए, यहाँ दिया गया है। और उसके बाद जार के तले को सील करने के लिए कांच पट्टिका का वेसलीन लगा दीजिए। इससे प्रयोग वायुरोधी हो जाता है। लगभग 2 घंटों के लिए पौधों को सूर्य के प्रकाश में रखिए और प्रत्येक गमले से एक पत्ती तोड़िए तथा उपयुक्त क्रियाकलापों की तरह इसमें मंड की स्थिति की जांच कीजिए। क्या दोनों पत्तियां एक समान मात्रा में मंड की उपस्थिति दर्शाती है। इन क्रियाकलापों से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। उपयुक्त 2 क्रियाकलापों के आधार पर क्या हम ऐसे प्रयोग कर सकते हैं जिससे प्रदर्शित हो सके कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। अब तक हम यह चर्चा कर चुके हैं कि स्वपोषी अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं, लेकिन उन्हें भी अपने शरीर के निर्माण के लिए अन्य कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी से उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं और नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा तथा मैग्नीशियम सरीखे अन्य पदार्थ भी मिट्टी
से लिए जाते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों को संश्लेषण में किया जाता है और इसे कार्बनिक नाइट्रेट का नाइट्राइड के रूप में मिल जाता है। इन्हें उन कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं। विषमपोषी पोषण देखें तो प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित है। भोजन के स्वरूप एवं उपलब्धता के आधार पर पोषण की विधि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह जीव के भोजन ग्रहण करने के ढंग पर भी निर्भर करती है। उदाहरण के लिए यदि भोजन स्रोत अचल यानी जैसे कि घास है या गतिशील जैसे हिरण है, दोनों प्रकार के भोजन का अभिगम का तरीका भिन्न भिन्न है तथा गाय और शेर किस पोषक उपकरण का उपयोग करते हैं। जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उनके उपयोग की अनेक युक्तियां हैं। कुछ जीव भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर भी कर देते हैं और तब उनका अवशोषण करते हैं। फफूंदी, यीस्ट तथा मशरूम आदि कवक इसके उदाहरण है। अन्य जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। जीव द्वारा किस भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाए तथा उससे के पाचन की विधियां उसके शरीर की अभिकल्पना या कार्यशैली पर निर्भर करती हैं। घास, फल, कीट, मछली या मृत खरगोश खाने वाले जंतुओं के अंतर के बारे में आप क्या सोचते हैं? कुछ अन्य जीव पौधे और जंतुओं को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। यह पोषण युक्ति अमरवेल, किलनी, जू, लीच और फीताकृमि सरीखे बहुत से जीवों द्वारा प्रयुक्त होती है। जीव अपना पोषण कैसे करते हैं तो देखते हैं, क्योंकि भोजन और उसके अंतर्ग्रहण की विधि भिन्न है अतः विभिन्न जीवों में पाचन तंत्र भी भिन्न है। एक कोशिकीय जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जा सकता है, लेकिन जीव की जटिलता बढ़ने के साथ साथ विभिन्न कार्य करने वाले अंग विशिष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा कोशिकीय सतह से अंगुली जैसी अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण करता है। यह प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेते हैं तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। पौधे चित्र 5.5 में दिया गया है इसके बारे में। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और वे कोशिका द्रव्य में विस्तारित हो जाते हैं। बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करती है तथा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। भोजन इस स्थान पर पक्षयाभ की गति द्वारा पहुंचाता है जो कोशिका की पूरी सतह को ढकेल देते हैं। मनुष्य में पोषण देखें कैसा होता है। तहार नाल मूल रूप से मुंह से गुद्दा तक विस्तृत एक लंबी नली है। चित्र 5.9 में हम इस नली के विभिन्न भागों को देख सकते हैं। जो भोजन हमारे शरीर में एक प्रकार प्रविष्ट हो जाता है उससे का क्या होता है, हम यहाँ इस प्रक्रम की चर्चा करेंगे। क्रियाकलाप पहले देख लें तो 1 ml मंड का घोल 1%, 2 परखनलियाँ ए तथा बी में लीजिए। परखनली ए में 1 ml लार डालिए तथा दोनों परखनलियों में 20 से 30 मिनट तक शांत छोड़ दीजिए। अब प्रत्येक परखनली में कुछ बूंद तनु आयोडीन घोल लीजिए और किसी परखनली में आपको रंग में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। दोनों परखनलियों में मंड की उपस्थिति के बारे में यह क्या इंगित करता है? यह लार की मंद पर क्रिया के बारे में क्या दर्शाता है? हम तरह तरह के भोजन खाते हैं जिन्हें उसी भोजन नली से गुजरना होता है। प्राकृतिक रूप में भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना होता है जिससे वह उसी प्रकार के छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। इससे हम दांतों से चबाकर पूरा कर लेते हैं। क्योंकि आहार का स्तर बहुत कोमल होता है अतः भोजन को गीला किया जाता है ताकि उसका मार्ग आसान हो जाए। जब हम अपनी पसंद का कोई पदार्थ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है और यह वास्तव में केवल जल नहीं है, यह लाला ग्रंथि से निकलने वाला वह एक रस है जिससे लाला रस या लार कहते हैं। जिस भोजन को हम खाते हैं उसका दूसरा पहलू उसकी जटिल रचना है। यदि इसका अवशोषण आहार नाल द्वारा करना है तो इसे छोटे अणुओं में खंडित करना होगा। यह काम जैव उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लार एमिलेज कहते हैं। यह मंड जटिल अणु को सरल
शर्करा में खंडित कर देता है। भोजन को चबाने के दौरान पेशीय चिन्ह भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिला देती है। आहार नली के हर भाग में भोजन के नियमित रूप से गति उसके सही ढंग से प्रक्रमित होने के लिए आवश्यक है। यह क्रमाकुंचक गति पूरी ही भोजन नली में होती है। मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रसिका या इसोफेगस द्वारा ले लिया जाता है और आमाशय एक बृहद अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है। आमाशय की पेशीय भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। ये पाचन कार्य आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा संश्लेषमा का श्रावण करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सी एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। आपके विचार में अम्ल और कौन सा कार्य करता है? सामान्य परिस्थितियों में श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक अस्तर की अम्ल से रक्षा करता है। हमने बहुधा वयस्कों को एसिडिटी अथवा अम्लता की कोशिकाएं करते सुना है। क्या इसका संबंध उपयुक्त वर्णित विषय से तो नहीं है? आमाशय में भोजन अब क्षुद्रांत में प्रवेश करता है और अवरोधिनी पेशी द्वारा नियंत्रित होती है। क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है। अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह सन्नहत स्थान से अवस्थित होती है। विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। घास खाने वाले शाकाहारी का सेल्यूलोज पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। मांस का पाचन सरल है, अतः बाघ जैसे मांसाहारी की क्षुद्रांत छोटी होती है। क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। इस कार्य के लिए यह यकृत तथा अग्नाशय से श्रावण प्राप्त करती है। आमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय है और अग्नाशयिक एंजाइमों की प्रक्रिया के लिए उन्हें क्षारीय बनाया जाता है। यकृत से स्रावित पित्तरस इस कार्य को करता है। यह कार्य वसा पर क्रिया करने के अतिरिक्त है। क्षुद्रांत में वसा बड़ी गलिकाओं के रूप में होती है और जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। पित्त लवण उन्हें छोटी गलिकाओं में खंडित कर देती है जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। यह साबुन का मैल पर इमल्सीकरण की तरह ही है और इसके विषय में हम अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। अग्नाशय अग्नाशिका रस का स्रावन करता है जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है तथा इमलीशीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। क्षुद्रांत की भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंत्र रस स्रावित करती है। इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देती है। पाचित भोजन को आंत्र की भित्ति अवशोषित कर लेती है। क्षुद्रांश के अतिरिक्त स्तर पर और अनेक अंगुली जैसे प्रवर्धन होते हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देती है। दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायता होती है जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करके नए ऊतकों के निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत में होती है। बिना पचा भोजन बृहदांत में भेज दिया जाता है जहां दीर्घरोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषित कर लेते हैं। अन्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर के बाहर कर दिए जाते हैं और इस वर्ज्य पदार्थ का बहिक्षेपण गुर्दा अवरोधीन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य है दंत क्षरण के देखें। दंत क्षरण या दंत क्षय इनेमल तथा डेटिन के शने मृदुकरण के कारण होता है। इसका प्रारंभ होता है जब जीवाणु शर्करा पर क्रिया करके अम्ल बनाते हैं और तब इनेमल मृदु या विखनिजीकृत हो जाता है और उन अनेक जीवाणु कोशिका खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों पर चिपक कर दंत प्लाक बना देते हैं। प्लाक दांत को ढक देता है, इसलिए लार अम्ल को उदासीन करने के लिए दंत सतह तक नहीं पहुंच पाती है। इससे पहले कि जीवाणु अम्ल पैदा करें, भोजन उपरांत दांतों में ब्रश करने से प्लाक हट जाता है।
यदि अनुपचारिक रहता है तो सूक्ष्मीय मज्जा में प्रवेश कर सकते हैं तथा जलन और संक्रमण कर सकते हैं। प्रश्न उठता है कि स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में अंतर समझाइए। और दूसरा है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त होती है। तीसरा है हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। पांचवा प्रश्न है पाचक एंजाइम का क्या अर्थ है। पांचवा प्रश्न है पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है। श्वसन देखें, श्वसन के लिए क्रियाकलाप दिया गया है, इसको देखते हैं। 5.4 को क्रियाकलाप देखें। प्रखनली में ताज़ा तैयार किया हुआ चूने का पानी दीजिए और इसे चूने के पानी में निश्वास द्वारा निकाली वायु प्रवाहित कीजिए और नोट कीजिए कि चूने के पानी को दूधिया होने में कितना समय लगता है। एक सिरिंज या पिचकारी द्वारा दूसरी प्रखनली में ताज़ा चूने का पानी लेकर वायु प्रवाहित करें और नोट कीजिए कि इस बार चूने के पानी को दूधिया होने में कितना समय लगा। निश्वास द्वारा निकाली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के बारे में यह हमें क्या दर्शाता है। यहाँ चित्र दिया है तो चूने के चित्र में है चूने के पानी में निश्वास द्वारा वायु प्रवाहित हो रही है। और बी में है चूने के पानी में पिचकारी सिरिंज द्वारा वायु प्रवाहित की जा रही है। फिर क्रियाकलाप 5.5 देखें तो किसी फल का रस या चीनी का घोल लेकर उसमें कुछ यीस्ट डालिए और एक छिद्र वाली कर्क लगी प्रखनली में इस मिश्रण को ले लीजिए और कर्क में मुड़ी हुई कांच की नली लगाइए और कांच की नली के स्वतंत्र सिरे को ताज़ा तैयार चूने के पानी वाली परख नली में ले जाइए और चूने के पानी में होने वाली परिवहन को तथा इस परिवर्तन में लगने वाले समय के अवलोकन को नोट कीजिए। और केनविन के उत्पादन के बारे में यह हमें क्या दर्शाता है। पिछले अनुभागों में हम जीवों में पोषण पर चर्चा कर चुके हैं। जिन खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण पोषण प्रक्रम के लिए होता है, कोशिकाएं उनका उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती हैं। विभिन्न जीव इसे विभिन्न विधियों द्वारा करते हैं। कुछ जीव ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड का तथा जल में विखंडित करने के लिए करते हैं, जबकि कुछ अन्य जीव दूसरे पथ जैसे चित्र 5.8 में दिया गया का उपयोग करते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होते हैं। इन सभी अवस्थाओं में पहला चरण ग्लूकोज 1,6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन है और यह प्रक्रम कोशिका द्रव्य में होता है, जिसके पश्चात पायरुवेट इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो सकता है। यह प्रक्रम केल्विन के समय ईस्ट में होता है क्योंकि यह प्रक्रम वायु यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसे अवावीय श्वसन कहते हैं। पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह प्रक्रम 3 कार्बन वाले पायरुवेट के अणु को विखंडित करके 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु देता है। दूसरा उत्पाद जल है क्योंकि यह प्रक्रम वायु यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और यह वायवीय श्वसन कहलाता है। वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। कभी कभी जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, पायरुवेट के विखंडन के लिए दूसरा पथ अपनाया जाता है। यहाँ पायरुवेट एक अन्य 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। अचानक किसी क्रिया के होने से हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना क्रैम्प का कारण हो सकता है। कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल ही एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, जो कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होती है। एटीपी के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है, जो कोशिका के अंदर होने वाली अंतरोष्मी क्रियाओं का परिचालन है। महत्वपूर्ण तथ्य है एटीपी क्या है तो अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए एटीपी ऊर्जा मुद्रा है और श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का उपयोग एडीपी तथा कार्बनिक फास्फोरस से एटीपी अणु बनाने में किया जाता है, जिसे यहाँ दिया गया है। और उसके बाद अंतरोष्मी प्रक्रम कोशिका के अंदर तब इसी एटीपी का उपयोग क्रियाओं के परिचालन में करते हैं। जल का उपयोग करने के बाद एटीपी में जब अंतस्थ फास्फेट संलग्नता खंडित होती है तो
30.5 kJ मोल प्रति मोल के तुल्य ऊर्जा मोचित होती है। और सोचिए कैसे एक बैटरी विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। यह यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और इसी प्रकार अन्य के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसी तरह कोशिका में एटीपी का उपयोग कोशिकीय पेशीय से सिकुड़ने, प्रोटीन संश्लेषण, तंत्रिका आवेग का संचरण आदि अनेक क्रियाओं के लिए किया जा सकता है। क्योंकि वायवीय श्वसन पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है, अतः वायवीय जीवों को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता है पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है। हम देख चुके हैं कि पौधे गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होते हैं और अंतरकोशिकीय अवकाश यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी कोशिकीय वायु के संपर्क में है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। ये कोशिकाओं में या उसके दूर बाहर वायु में जा सकती है। विसरण की दिशा पर्यावरण अवस्थाओं तथा पौधों की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। रात्रि में जब कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही मुख्य आदान प्रदान क्रिया है। दिन में श्वसन के दौरान निकली CO2 प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, अतः कोई CO2 नहीं निकलती है। इस समय ऑक्सीजन का निकलना मुख्य घटन है। परंतु जंतु में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने और उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए भिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ है। स्थलीय जंतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु जो जंतु जल में रहते हैं उन्हें जल में विलय ऑक्सीजन ही उपयोग करने की आवश्यकता है। क्रियाकलाप देखें। एक जलाशय में मछली का अवलोकन कीजिए। वे अपना मुंह खोलती और बंद करती रहती है। साथ ही आंखों के पीछे कलोमन छिद्र भी खुलता है और बंद हो जाता है। और उसके बाद क्या मुंह और कलोम छिद्र के खुलने और बंद होने के समय में किस प्रकार का समन्वय है, और गिनती करो कि मछली 1 मिनट में कितनी बार मुंह खोलती और बंद करती है। और इसकी तुलना आप अपनी श्वसन को 1 मिनट में अंदर और बाहर करने से कीजिए। जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है। इसलिए जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है। मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है तथा बलपूर्वक इसे क्लोम तक पहुंचाती है, जहां विलय ऑक्सीजन रुधिर लेता है। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल के ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। विभिन्न जीवों में यह ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित की जाती है और इन सभी अंगों में एक रचना होती है जो उस सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है जो ऑक्सीजन बाहुल्य वायुमंडल के संपर्क में रहता है। क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय इस सतह के आर पार है, अतः यह सतह बहुत पतली तथा मुलायम होती है। इस सतह की रक्षा के उद्देश्य से यह शरीर के अंदर अवस्थित रहती है, अतः इस क्षेत्र में वायु आने के लिए कोई रास्ता नहीं होती है। इसके अतिरिक्त जहाँ ऑक्सीजन अवशोषित होती है उस क्षेत्र में वायु अंदर और बाहर होने के लिए एक क्रिया विधि होती है। एक महत्वपूर्ण तथ्य तंबाकू का सीधे उपयोग या सिगार, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, गुटखा आदि के रूप में किसी भी उत्पाद का उपयोग हानिकारक है। तंबाकू का उपयोग आमतौर पर जीभ, फेफड़े, दिल और यकृत को प्रभावित करता है। धुआं रहित तंबाकू भी दिल के दौरे, स्ट्रोक, फुस्फुसीय बीमारियों के और कैंसर के कई अन्य रूपों के लिए एक प्रमुख कारक है। भारत में गुटखा सेवन से मुख्य के कैंसर की घटनाएं बढ़ रही है और स्वस्थ रहे, बस तंबाकू से बने उत्पादों के लिए नहीं कहें। यहाँ चित्र दिया गया है 5.9 में। तो मानव में वायु शरीर के अंदर नासा द्वार आ जाती है, नासा द्वारा जाती है और नासा द्वारा जाने वाली वह वायु मार्ग में उपस्थित महीन बालों द्वारा निस्पंदित हो जाती है, जिससे शरीर में आने वाले वायु, धूल तथा दूसरी अशुद्धियां रहित होती है। इस मार्ग में श्लेष्मा की परत होती है जो इस प्रक्रम में सहायता देती है। यहाँ से वायु कंठ द्वारा फुसफुस में प्रवाहित होती है।
कंठ में उपस्थित के वलय उपस्थित होते हैं और यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग निपतित न हो। फुसफुस के अंदर मार्ग छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है, जो अंत में गुब्बारे जैसे रचना में अंकुरित हो जाता है, जिसे कोपिका कहते हैं। कोपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। कोपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल होता है, जैसा हम प्रारंभिक वर्षों में देख चुके हैं। जब हम श्वास अंदर लेते हैं, हमारी पसलियां ऊपर उठती है और हमारा डायाफ्राम चपटा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप वक्ष गुहिकाएं बड़ी हो जाती है। इस कारण वायु फुसफुस के अंदर चूस ली जाती है और विस्तृत कोशिकाओं को भर लेती है। रुधिर शेष शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। कोशिका रुधिर वाहिका का रुधिर कोशिका वायु में ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। और श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है, फुफ्फुस सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन दे रखते हैं और जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाते हैं। जैसे जैसे जंतुओं के शरीर का आकार बढ़ता है, अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचने के लिए पर्याप्त है। उसकी दक्षता कम हो जाती है, कम हो जाती है। उसके बाद फुफ्फुस की वायु में श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी है। मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बद्धता रखता है। यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलय है और इसलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में विलय अवस्था में होता है। महत्वपूर्ण तथ्य, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फेफड़े का कैंसर दुनिया में मौत के सामान्य कारणों में से एक है। श्वसन नली के ऊपरी हिस्से में छोटी छोटी बालों जैसी संरचनाएं होती है जिन्हें सीलिया कहते हैं। ये सीलिया सांस लेते वक्त अंदर ली जाने वाली वायु में रोगाणु, धूल और अन्य हानिकारक कणों को हटाने में मदद करती है। धूम्रपान करने से ये बालों जैसी संरचनाएं नष्ट हो जाती है, जिससे रोगाणु, धूल, धुआं और अन्य हानिकारक रसायन फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है, जो संक्रमण, खांसी और यहाँ तक कि फेफड़ों के कैंसर का भी कारण बन सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण तथ्य, यदि कोशिकाओं की सतह को फैला दिया जाए तो यह लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्र ढक लेगी। और यहाँ क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि अपने शरीर का सतही क्षेत्रफल कितना होगा? विचार कीजिए कि विनिमय के लिए विस्तृत सतह उपलब्ध होने पर गैसों का विनिमय कितना दक्ष हो जाता है। यदि हमारे शरीर में विसरण द्वारा ऑक्सीजन गति करती है तो हमारे फुसफुस में ऐसे ऑक्सीजन के एक अणु को पैर के अंगुष्ठ तक पहुंचने में अनुमानतः 3 वर्ष लग सकता है। और क्या आपको इससे प्रशंसा नहीं हुई कि हमारे पास हीमोग्लोबिन है? प्रश्न है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार से लाभदायक है? दूसरा है, ग्लूकोज के ऑक्सीजन करण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भिन्न पथ क्या होगा? चौथा प्रश्न है, मनुष्यों में तीसरा प्रश्न है, मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? चौथा है, गैसों के विनिमय के लिए मानव फुसफुस में अधिकतम क्षेत्रों को कैसे अभिकल्पित करती है? वाहन देखें तो मानव में वाहन देखें, क्रियाकलाप देखें। अपने आसपास के एक स्वास्थ्य केंद्र का भ्रमण कीजिए और ज्ञात कीजिए कि मनुष्यों में हीमोग्लोबिन की मात्रा का सामान्य परिसर क्या है और क्या है यह बच्चों और वयस्क के लिए समान है? क्या पुरुष और महिलाओं में हीमोग्लोबिन स्तर में कोई अंतर है? और अपने आसपास के एक पशु चिकित्सक क्लिनिक का भ्रमण कीजिए और ज्ञात कीजिए कि पशुओं जैसे भैंस या गाय में हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य परिसर में क्या है? क्या यह मात्रा बछड़ों में नर तथा मादा जंतुओं में समान है? और नर तथा मादा मानव में और जंतुओं में दिखाई देने वाले अंतर की तुलना कीजिए। यदि कोई अंतर है तो उससे कैसे समझेंगे? तो पिछले अनुभाग में हम देख चुके हैं कि रुधिर भोजन, ऑक्सीजन तथा वर्ज्य पदार्थों का हमारे शरीर में वहन कराता है। क्लास 9 में हमने देखा था कि रुधिर एक तरल संयोजक ऊतक है। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। इसमें कोशिका निलंबित
होती है। प्लाज्मा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ का विलीन रूप में वहन करता है और ऑक्सीजन को लाल रुधिर कणिकाओं ले जाता है। बहुत से अन्य पदार्थ जैसे लवण का वहन भी रुधिर के द्वारा होता है। अतः हमें एक पंप यंत्र की आवश्यकता होती है जो रुधिर को अंगों के आसपास ढकेल सकते हैं। नलियों के एक परिपथ की आवश्यकता होती है जो रुधिर को सभी ऊतकों तक भेज सके तथा एक तंत्र की जो यह सुनिश्चित करे कि इस परिपथ में यदि कभी टूट फूट होती है तो उसकी मरम्मत हो सकती है। हमारा पंप हृदय देखें तो हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारी मुट्ठी के समान का होती है। चित्र में यहाँ दर्शाया गया 5.3 में चित्र में है क्योंकि रुधिर को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही वहन करना होता है। अतः ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलने को रोकने के लिए हृदय कई कोष्ठों में बटा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फुसफुस में जाना होता है और फूस से वापस ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय में लाना होता है। यह ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर तब शरीर के शेष हिस्सों में पंप किया जाता है। हम इस प्रक्रम को विभिन्न चरणों में समझ सकते हैं। ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से हृदय में बाईं ओर स्थित कोष्ठ बायां अलिंद में आता है। इस रुधिर को एकत्रित करते समय बायां अलिंद शिथिल रहता है। जब अगला कोष्ठ बायां नीले फैलता है तब यह संकुचित होता है जिससे रुधिर इसमें स्थानांतरित होता है। अपनी बारी पर जब पेशीय बायां विलयन संकुचित होता है तब रुधिर शरीर में पंपित हो जाता है। ऊपर वाला बायां कोष्ठ दायां अलिंद जब फैलता है तो शरीर से भी ऑक्सीजनित रुधिर इसमें आ जाता है। जैसे ही दायां अलिंद संकुचित होता है नीचे वाला संगत कोष्ठ दायां नीले फैल जाता है। यह रुधिर को दाएं नीले में स्थानांतरित कर लेता है जो रुधिर को ऑक्सीजनीकरण हेतु अपनी बारी पर फुफ्फुस में पंप कर देता है। अलिंद की अपेक्षा नीले की पेशीय भित्ति मोटी होती है क्योंकि नीले को पूरे शरीर में रुधिर भोजन होता है और जब अलिंद या नीले संकुचित होते हैं तो वल्य उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करते हैं। फुफ्फुस में ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश करती है। देखें तो हृदय का दायां और बायां बंटवारा ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकने में लाभदायक होता है और इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षता पूर्व ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है। पक्षी और स्तनधारी इन सरीखे जंतुओं को जिन्हें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है यह बहुत लाभदायक है क्योंकि उन्हें अपने शरीर की तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उन जंतुओं में जिन्हें इस कार्य के लिए ऊर्जा का उपयोग नहीं करना होता है शरीर का तापक्रम पर्यावरण के तापक्रम पर निर्भर होता है। जल स्तर जल या बहुत से सरीसृप जैसे जंतुओं में 3 कोष्ठकीय हृदय होता है और ये ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर धारा को कुछ सीमा तक मिलना ही सहज कर देती है। दूसरी ओर मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं। यहाँ से रुधिर कोलों में भेजा जाता है और जहाँ यह ऑक्सीजनित होता है और सीधा शरीर में भेज दिया जाता है। इस तरह मछलियों के शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है। दूसरी ओर अन्य कशेरुकी में प्रत्येक चक्र में यह 2 बार हृदय में जाता है। इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। रक्तदाब क्या है? महत्वपूर्ण तथ्य में रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं और यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होती है। धमनी के अंदर रुधिर का दाब विलन संकुचन यानी प्रकुचन के दौरान प्रकुचन दाब तथा नीले अनुशीथलन यानी शीतलन के दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुशीथलन दाब कहलाता है। सामान्य प्रकुचन दाब लगभग 120 mm यानी पारा तथा अनुशीथलन दाब लगभग 80 mm 80 पारा होता है।
उसके बाद इसी में स्फाइगमोमेनोमीटर नामक यंत्र से रक्तदाब मापा जाता है और उच्च रक्तदाब को अति तनाव भी कहते हैं और उसका कारण धमनिकाओं का सिकुड़ना है और इससे रक्त प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है। इससे धमनी फट जाती है तथा आंतरिक रक्तस्राव हो जाता है। नलिकाएं रुधिर वाहिकाएं देखें तो धमनी वे रुधिर वाहिकाएं हैं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। धमनी की भित्ति मोटी तथा लचीली होती है क्योंकि रुधिर हृदय से उच्च दाब से निकलता है। शिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती है। उनमें मोटी भित्ति की आवश्यकता नहीं है क्योंकि रुधिर में दाब होता है, बल्कि उनमें रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए बल्य होता है। किसी अंग या ऊतक तक पहुंचकर धमनी उत्तरोत्तर छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है जिससे सभी कोशिकाओं से रुधिर का संपर्क हो सके। सबसे छोटी वाहिकाओं की भित्ति एक कोशिकीय मोटी होती है और रुधिर एवं आसपास की कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का विनिमय इस पतली भित्ति के द्वारा हो जाती है। कोशिकाएं तब आपस में मिलकर शिराएं बनाती है तथा रुधिर को अंग या ऊतक से दूर ले जाए जाते हैं। उसके बाद प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण देखें तो इन नलिकाओं के तंत्र में यदि रिसना प्रारंभ हो जाए तो क्या होगा। उस स्थिति पर विचार कीजिए जब हम घायल हो जाएं और रक्तस्राव होने लगे। तंत्र में रुधिर की हानि प्राकृतिक रूप से कम होनी चाहिए और इसके अतिरिक्त रक्तस्राव से दाब में कमी आ जाती है जिससे पंपिंग प्रणाली की दक्षता में कमी आ जाती है। इसे रोकने के लिए रुधिर में प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती है जो पूरे शरीर में भ्रमण करती है और रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनकर मार्ग अवरुद्ध कर देता है। लसिका देखें तो एक अन्य प्रकार का द्रव्य है जो वहन में भी सहायता प्रदान करता है। इसे लसिका या ऊतक तरल कहते हैं। कोशिकाओं की भित्तियों में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकालकर ऊतक के अंतरकोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं तथा ऊतक तरल या लसिका का निर्माण करते हैं। यह रुधिर के प्लाज्मा की सतह ही है लेकिन यह रंगहीन तथा इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। लसिका अंतरकोशिकीय अवकाश से लसिका कोशिकाओं में चला जाता है जो आपस में मिलकर बड़ी लसिका वाहिका बनाती है और अंत में बड़ी शिरा में खुलती है। पचा हुआ तथा क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है और अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिकीय अवकाश से वापस रुधिर में ले जाते हैं। पादपों में परिवहन देखें। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि पादप किस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड सरीखे सरल अयौगिक लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का भंडारण क्लोरोफिल युक्त अंगों विशेष रूप से पत्तियों में करते हैं। पादप शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री अलग से प्राप्त की जाती है। पौधों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा दूसरे खनिज लवणों के लिए मृदा निकटम तथा प्रचुरतम स्रोत है। इसलिए इन पदार्थों का अवशोषण जड़ों द्वारा जो मृदा के संपर्क में रहती है किया जाता है। यदि मृदा के संपर्क वाले अंगों में तथा क्लोरोफिल युक्त अंगों में दूरी बहुत कम है तो ऊर्जा और कच्ची सामग्री इन पादप शरीर के सभी भागों में आसानी से विसरित हो जाती है। यदि पादप शरीर की अभिकल्पना में परिवर्तन के कारण ये दूरियां बढ़ जाती है तो पत्तियों में कच्ची सामग्री तथा जड़ों में ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए बेशरम प्रक्रम पर्याप्त नहीं होगा। ऐसी परिस्थितियों में परिवहन की एक सुदृढ़ प्रणाली आवश्यक हो जाती है। विभिन्न शरीर अभिकल्पना के लिए ऊर्जा की आवश्यकता भिन्न होती है। पादप प्रचलन नहीं करते और पादप शरीर का 1:12 अनुपात अनेक ऊतकों में मृत कोशिकाओं का होता है। इसके परिणाम स्वरूप पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा वे अपेक्षाकृत धीमी वहन तंत्र प्रणाली का उपयोग कर लेते हैं। वे जिन दूरियों पर परिवहन तंत्र का प्रचालन कर रहे हैं लंबे वृक्षों में वे बहुत अधिक हो सकती है। पादप वहन तंत्र पत्तियों से भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थ तथा जड़ों से कच्ची सामग्री का वहन करेगा और ये 2 पथ स्वतंत्र संगठित चालन नलिकाओं से निर्मित हैं। एक जाइलम है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों को वहन करता है। दूसरा फ्लोएम पत्तियों से जहां प्रकाश संश्लेषण के उत्पादन संश्लेषित होते हैं पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है और हम इन ऊतकों की रचना विस्तार से क्लास 9 में पढ़े थे। और जब जल का परिवहन देखें जाइलम ऊतकों में जड़ों, तनों और पत्तियों की वाहनिकाएं तथा वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन
वाहिकाओं का एक सतत जाल बनाती है जो पादप के सभी भागों से संबंध होता है। जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में है तथा वे सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करती है। यह जड़ और मृदा के मध्य आयन सांद्र में एक अंतर उत्पन्न करता है और इस अंतर को समाप्त करने के लिए मृदा से जल जड़ से प्रवेश कर जाता है। इसका अर्थ है कि जल अनवरत गति से जड़ के जाइलम में जाता है और जल के स्तंभ का निर्माण करता है जो लगभग ऊपर की ओर ढकेला जाता है। जो हम आमतौर पर पादपों की ऊंचाई देखते हैं, यह दाब जल को वहाँ तक पहुँचाने के लिए स्वयं में पर्याप्त नहीं है और पादप जाइलम द्वारा अपने सबसे ऊंचाई के बिंदु तक जल पहुँचाने की और युक्ति करते हैं। क्रियाकलाप देखें तो लगभग एक ही आकार के तथा बराबर मृदा वाले 2 गमले लीजिए और एक में पौधा लगा लीजिए और तथा दूसरे गमले में पौधे की ऊंचाई की एक छड़ी लगा दीजिए और दोनों गमलों की मिट्टी प्लास्टिक की शीट से ढक दीजिए और इससे नमी का वाष्पन न हो सके। दोनों गमलों को एक पौधे के साथ दूसरे को छड़ी के साथ प्लास्टिक शीट से ढक लीजिए। और क्या आप दोनों में कोई अंतर देख सकते हैं? यह मानकर कि पादप की पर्याप्त जलापूर्ति है, जिस जल के रंध्र के द्वारा हानि हुई है उसका प्रतिस्थापन पत्तियों में जाइलम वाहिकाओं द्वारा हो जाता है और वास्तव में कोशिकाओं से जल के अणुओं का वाष्पन एक चूषण उत्पन्न करता है जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है। पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि वाष्प सर्जन कहलाती है। अतः वाष्प सर्जन जल के अवशोषण एक जड़ से पत्तियों तक जल तथा उसमें विलयन खनिज लवणों के ऊपरी मुखी गति से सहायक है। यह ताप के नियमन में भी सहायक है। जल के वहन में मूल दाब रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी है। दिन में जब रंध्र खुलते हैं वाष्पोत्सर्जन अनुकर्षण जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल देता है। भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण देखें। जब तक हम पादपों में जल और खनिज लवणों की चर्चा कर चुके हैं, अब हम चर्चा करते हैं कि उपापचयी क्रियाओं के उत्पादन विशेष रूप से प्रकाश संश्लेषण को पत्तियों में होता है तथा पादप के अन्य भागों में कैसे भोजन जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के विलय पदार्थों का वहन स्थानांतरण कहलाता है और यह संवहन ऊतक के फ्लोएम नामक भाग द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के अलावा फ्लोएम एमिनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का परिवहन भी करता है। ये पदार्थ विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंगों, फलों, बीजों तथा वृद्धि वाले अंगों में भी ले जाए जाते हैं और भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण संलग्न साथ ही कोशिकाओं की सहायता से चलनी नालिका में ऊपरी मुखी तथा ऊर्ध्वमुखी दोनों दिशाओं में होती है। जाइलम द्वारा परिवहन जिसे सामान्य भौतिक बलों द्वारा समझाया जा सकता है, इससे विपरीत फ्लोएम द्वारा स्थानांतरित है जो ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है और सुक्रोज शरीखे पदार्थ फ्लोएम ऊतकों में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से ही स्थानांतरित होती है और यह ऊतक का परासरण दाब बढ़ा देता है जिससे जल इसमें प्रवेश कर जाता है। यह दाब पदार्थों को फ्लोएम से उस ऊतक तक ले जाया जाता है जहां दाब कम होता है। यह फ्लोएम को पादप की आवश्यकता के अनुसार पदार्थों का स्थानांतरण करता है। उदाहरण के लिए बसंत में जड़ और तने के ऊतकों में भंडारित शर्करा का स्थानांतरण कलिकाओं में होता है जिससे वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रश्न है कि मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं और इन घटकों में क्या कारण है और स्तनधारियों तथा पक्षियों में ऑक्सीजन ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर की अलग करना क्यों आवश्यक है। और तीसरा है उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र की घटक क्या है। चौथा है पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है। पांचवा है पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। उत्सर्जन देखें, हम चर्चा कर चुके हैं कि जीव प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन में जनित वर्ज्य गैसों से कैसे छुटकारा पाते हैं और इन अन्य उपापचयी क्रियाओं से जनित नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निकलना आवश्यक है। वह जैव प्रक्रम जिसमें इन हानिकारक उपापचयी वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन होता है उत्सर्जन कहलाता है।
विभिन्न जंतु इसके लिए विविध युक्तियां करते हैं। बहुत से एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्टों को शरीर के सतह से जल से विसरित कर लेते हैं। जैसे हम अन्य प्रक्रम में देख चुके हैं, जटिल बहुकोशिकीय जीव इस कार्य को पूरा करने के लिए विशिष्ट अंगों का उपयोग करते हैं। मानव में उत्सर्जन देखें, मानव में उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क, एक मूत्रवाहिनी और एक मूत्राशय तथा एक मूत्रमार्ग होता है। वृक्क उदर से रीढ़ की हड्डियों के दोनों ओर स्थित होते हैं। वृक्क में मूत्र बनाने के बाद मूत्रवाहिनियों में होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है तथा यहाँ तब तक एकत्र रहता है जब तक मूत्र मार्ग से यह निकल नहीं जाता। मूत्र किस प्रकार तैयार होता है? मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में से वर्ज्य पदार्थों को छानकर बाहर करना है। फुफ्फुस में CO2 रुधिर से अलग हो जाती है, जबकि नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ जैसे या यूरिक अम्ल वृक्क में रुधिर से अलग कर लिए जाते हैं। और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वृक्क में आधारी निस्यंद एकक फुसफुस की तरह ही बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है। वृक्क में प्रत्येक कोशिका गुच्छ एक नलिका के कप के आकार के सिरे के अंदर होता है। यह नलिका छने हुए मूत्र को एकत्र करती है। प्रत्येक वृक्क में ऐसे अनेक निस्यंदन एकक होते हैं जिन्हें वृक्काणु यानी निफान कहते हैं, जो आपस में निकटता से पैक रहते हैं। और प्रारंभिक निस्यंद में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं। जैसे जैसे मूत्र इस नलिकाओं में प्रवाहित होता है, इन पदार्थों का चयनित पुनर्वशोषण हो जाता है। जल की मात्रा पुनर्वशोषण शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर है तथा कितना विलय वर्ज्य उत्सर्जित करता है पर निर्भर करता है। और प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका मूत्रवाहिनी में प्रवेश करती है, जो वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है। मूत्राशय में मूत्र भंडारित रहता है जब तक कि फैले हुए मूत्राशय का दाब मूत्रमार्ग द्वारा उसे बाहर न कर दे। और मूत्राशय पेशीय होता है, अतः यह तंत्रिका नियंत्रण में है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं और परिणाम स्वरूप हम प्रायः मूत्र निकासी को नियंत्रित कर लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य में देखें, कृत्रिम वृक्क यानी अहोपन देखें उत्तरजीविता के लिए वृक्क जैव अंग है। कोई कारक जैसे संक्रमण, आघात या वृक्क में सीमित रुधिर प्रवाह वृक्क की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। यह शरीर में विषैले अपशिष्ट को संचित कराता है जिससे मृत्यु भी हो सकती है। वृक्क के अपक्रिय होने की अवस्था में कृत्रिम वृक्क का उपयोग किया जा सकता है। एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा निकालने की एक युक्ति है। और कृत्रिम वृक्क बहुत सी अर्ध पारगम्य स्तर वाली नलिकाओं से युक्त होती है। ये नलिकाएं अपोहन द्रव से भट्टी टंकी से में लगी होती है और इस द्रव्य का प्रसारण दाब रुधिर जैसा ही होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट नहीं होते। रोगी के रुधिर को इन नलिकाओं में प्रवाहित करते हैं और इस मार्ग में रुधिर से अपशिष्ट उत्पाद विसरण द्वारा अपोहन द्रव में आ जाते हैं और शुद्धिकृत रुधिर वापस रोगी के शरीर में पंपित कर दिया जाता है। यह विकृति के कार्य समान है, लेकिन एक अंतर है कि इसमें कोई पुनर्वशोषण नहीं है। प्रायः एक स्वस्थ वयस्क के प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन विकृति में होता है। यद्यपि एक दिन में उत्सर्जित मूत्र का आयतन वास्तव में 1 या 2 लीटर है, क्योंकि शेष निस्यंदन वृक्क नलिकाओं में पुनर्वशोषित हो जाते हैं। पादप में उत्सर्जन देखें। पादप उत्सर्जन के लिए जंतुओं से बिल्कुल भिन्न युक्तियां प्रयुक्त होते हैं। प्रकाश संश्लेषण में जनित ऑक्सीजन भी अपशिष्ट पादप कहीं जा सकती है। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि पौधे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। वे अतिरिक्त जल में अपसर्जन द्वारा छुटकारा पा सकते हैं और पादपों में बहुत से ऊतक मृत कोशिकाओं के बने होते हैं और वे अपने कुछ भागों जैसे पत्तियों का क्षय भी कर सकते हैं। बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्तिकाओं से संचित रहते हैं। पौधे से गिरने वाले पत्तियों में भी अपशिष्ट पदार्थ संचित रहते हैं। अन्य अपशिष्ट पदार्थ रेजिन तथा गोंद के रूप में विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। पादप भी कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास के मृदा में उत्सर्जित करते हैं।
विचार करें, अंगदान पर विचार करें तो अंगदान एक उदार कार्य है जिसमें किसी भी ऐसे व्यक्ति को अंगदान किया जाता है जिसका कोई अंग ठीक से कार्य न कर रहा हो। यह दानदाताओं और उनके परिवार वालों की सहमति द्वारा किया जाता है। अंग और ऊतक दान में दानदाता की उम्र और लिंग मायने में नहीं रखता। प्रत्यारोपण किसी व्यक्ति के जीवन को बचाया या बदला जा सकता है। ग्राही के अंग खराब अथवा बीमारी या चोट की वजह से क्षतिग्रस्त होने के कारण अंग प्रत्यारोपण आवश्यक हो जाती है। और अंगदान में किसी एक व्यक्ति के शरीर से शय चिकित्सा द्वारा अंग निकालकर किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में प्रत्यारोपण किया जाता है। सामान्य प्रत्यारोपण में कर्निया, गुर्दे, दिल, यकृत, अग्नाशय, फेफड़े, आंत और अस्थिज्मा शामिल है। अधिकांशतः अंगदान और ऊतक दानदाता की मृत्यु के ठीक बाद होते हैं या जब डॉक्टर किसी व्यक्ति के मस्तिष्क को मृत घोषित करता है तब। लेकिन कुछ अंगों जैसे गुर्दे, यकृत का कुछ भाग, फेफड़े इत्यादि और ऊतकों का दानदाता में जीवित होने के लिए भी किया जा सकता है। प्रश्न है कि नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। उत्सर्जित उत्पाद में छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं और मूत्र बनाने की मात्रा का नियम किस प्रकार है। हमने अभी तक क्या सीखा? विभिन्न प्रकार की गतियों